नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 9 के बाद में मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बात करते हैं चुनावों की। केरलम और असम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केरलम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया, वहीं असम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। दोनों ही राज्यों के घोषणा पत्र में भाजपा ने महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ की तरह हर माह महिलाओं को पैसा देने की बात कही गई है। इसके अलावा असम घोषणा पत्र में 31 प्रमुख वादों को शामिल किया गया है, जिसमें यूसीसी लागू करने और कथित लॉ जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा भी किया गया है। साथ ही अगले 5 सालों में 2 लाख नई नौकरियां देने का भी इसमें वचन दिया गया है। साथ ही केरलम के चुनावी घोषणा पत्र की बात करें तो वहां पर एक एम्स स्थापित करने, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड में एक मेट्रो रेल की परियोजना शुरू करने, तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड कॉरिडोर लागू करने का वादा किया गया है। आश्वासनों में गरीब परिवारों के लिए सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, हर महीने प्रति घर 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी, पेंशन को बढ़ाकर 3,000 करना भी शामिल है। बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार को सुबह शीतला मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 8 महिलाएं मौके पर ही भीड़ में दबने से उनकी मौत हो गई, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। चैत्र माह के अंतिम मंगलवार को मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी और यहाँ पर मेला भी लगाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिससे धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल भी हुए। हादसे के बाद मंदिर और मेला बंद कर दिया गया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। बता दें, नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति भी शामिल हुई। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों की 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुड़ी 25,000 की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था जो लंबे समय तक नक्सलवाद की आग में झुलसता रहा, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। 31 मार्च यानी आज का दिन वो तारीख है जिसे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन माना गया है। इसी डेट और नक्सलवाद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर क्यों नक्सलवाद के खात्मे पर हो रही है श्रेय की सियासत? देखिए रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत कई जिलों में कभी बारूद के गंध से भरे जंगल, कभी गोलियों की आवाज से गूंजते पहाड़ नजर आते थे। आज वही बस्तर फिर से करवट ले रहा है। जहां डर था वहां अब उम्मीद है, जहां बंदूक थी वहां अब महुए की खुशबू है। केंद्र और राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रणनीति से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया गया है। डेडलाइन तय थी 31 मार्च 2026 और ठीक डेडलाइन पर मिशन पूरा हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सियासत का जंगल बस्तर से भी ज्यादा घना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री को सीधी चुनौती दे दी है। अपने 5 साल के काम गिनाए और इशारों में कहा कि लड़ाई हमने भी लड़ी थी, फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई क्रेडिट ले रहा है। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर एक कहना चाहता हूं, 20 के पहले नक्सल मुक्त हो। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए।
वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं अपने कार्यकाल में किए कार्यों को गिना भी रहे हैं, जिस पर जवाब भी उतना ही तीखा आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल का बयान असत्य है, अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश है। अगर पहले की सरकार ने नियत से लड़ाई लड़ी होती तो आज हालात कुछ और होते। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार नक्सलवाद से जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बस्तर में बंदूक से ज्यादा तेज सियासत की आवाज गूंज रही है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के अंतिम दिन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 25 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया। इनमें 12 महिला और 13 पुरुष नक्सली शामिल हैं। सभी 1 करोड़ 47 लाख रुपए के इनामी नक्सली हैं। बता दें, इनमें से माओवादी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की गई है, यानी 2 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 11 करोड़ 16 लाख रुपए का 7.20 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। वहीं LMG, AK-47, SLR और इंसॉस जैसे 93 घातक हथियार भी सौंपे गए हैं पुलिस को। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख रूप से CYPC मंगल कोरसा उर्फ मुंटू, CYPC आकाश उर्फ फागू उइका, DVCM शंकर मुचाकी और साथ ही साथ ACM राजू रैयाम उर्फ मुन्ना जैसे वरिष्ठ माओवादी कैडर के नक्सली शामिल है। आज देश और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो रहा है। एक दिन देखने के लिए देश के साथ हर छत्तीसगढ़वासी बेताब था, लेकिन नक्सलवाद ने प्रदेश को कई जख्म भी दिए। इनमें झीरम घाटी हमला सबसे गहरा जख्म है। उस हमले की आज भी यादें ताजा हैं। रायपुर स्थित राजीव भवन में वही इनोवा गाड़ी एक निशानी के रूप में रखी गई है। आज 31 मार्च है, यानी कि नक्सलवाद को लेकर के पूरे देश में आज आखिरी दिन जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया था। लेकिन जब भी नक्सलवाद की बात आती है, बस्तर की बात आती है, तो सबसे बड़ी घटना जो नक्सल घटना जिसे माना जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर के कई बड़े नेता, एक पूरी पीढ़ी जो है वो खत्म हो गई थी, वो घटना थी झीरम घाटी की। और जब नक्सलवाद को आज आखिरी दिन बताया जा रहा है नक्सलवाद का, तो इस घटना की याद हर किसी को आती है, क्योंकि झीरम घाटी की ये वो घटना थी जिसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत दिनेश पटेल, कवासी लखमा जैसे लोग जो है उस घटना में वहाँ पर मौजूद थे। केवल कवासी लखमा एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस नक्सल घटना से बच के निकले थे। बाकी तमाम लोग, विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता जो हैं उस घटना में शहीद हुए थे। और आज तस्वीरें आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, राजीव भवन की तस्वीरें, जहाँ की पार्किंग में आज भी वो गाड़ी खड़ी है जो नंद कुमार पटेल की गाड़ी थी, जिसमें नंद कुमार पटेल जो हैं वो निकला करते थे। उनके बेटे दिनेश पटेल इस गाड़ी में थे, उनके साथ कवासी लखमा मौजूद थे। ये वही गाड़ी है जो बस्तर के झीरम घाटी में जो घटना हुई थी, वो इसी गाड़ी में सवार थे और नक्सलियों ने वहाँ पर ब्लास्ट किया, आईडी ब्लास्ट किया, उन्हें रोका और इसी गाड़ी से निकाला था। ये तस्वीरें आज भी इस गाड़ी को राजीव भवन में रखा गया है
तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी के अंदर ठीक इसी जगह पर दिनेश पटेल जो हैं वो बैठे हुए थे, उनके बाजू ड्राइवर बैठा हुआ था। निशान भी कुछ कुछ आप गाड़ी के अंदर देख पाएंगे जो उस नक्सल घटना को, झीरम की याद जो है वो दिलाता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ कवासी लखमा बैठे थे और नंद कुमार पटेल बैठे थे। नक्सलियों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और बाद में नंद कुमार पटेल खुद बाहर निकले थे और उन्होंने बताया था कि मैं नंद कुमार पटेल हूं, मेरे किसी और साथी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, आपकी दुश्मनी मुझसे है, मुझे पकड़िए। और वो इसी गाड़ी से जो है वो उतरे थे। इस गाड़ी पर भी कई गोलियां चलाई गई थी और कुछ कुछ जगह आज भी निशान जो है वो बाकी है। जब नक्सलवाद मुक्त की बात हो रही तो ऐसे में ये गाड़ी जो है, जो कांग्रेस राजीव भवन में जो ये खड़ी हुई है प्रदेश कार्यालय में, ये उस घटना की याद दिलाती है जब कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता, एक पूरी पीढ़ी जो थी वरिष्ठ नेताओं की, जो झीरम घटना में शहीद हो गई थी। ये वही गाड़ी, आज भी इस गाड़ी को यहाँ पर रखा गया है। नंद कुमार पटेल उस टाइम सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के थे और जब ये घटना हुई थी तो इसी गाड़ी में वो सफ़र कर रहे थे। ये गाड़ी आज भी नक्सलवाद की उस सबसे बड़ी घटना की याद दिलाती है जिसमें कांग्रेस नेताओं की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई और ना जाने कितने जवानों की शहादत जो है वो उस घटना में देखने को मिली थी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7, रायपुर। भोपाल के कई संस्थाओं को बम से उड़ाने की झूठी धमकी भरे मेल भेजने वाला आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं आ सका है। इस बीच कर्नाटक से दिल्ली STF ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने देश भर में करीब 1100 से ज्यादा से धमकी भरे मेल भेजे। शुरुआत में लगा यह शख्स वही है जिसने भोपाल में भी मेल किए थे, लेकिन जानकारी लेने पर यह आरोपी नहीं निकला। कि क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कभी पीपल्स यूनिवर्सिटी, कभी एम्स अस्पताल तो कभी सरकारी विभागों को बम धमाके की धमकी भरे मेल भेजकर सनसनी फैलाने वाला आरोपी की लोकेशन साइबर पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर पाई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ही एक ऐसे शख्स को कर्नाटक से गिरफ्तार किया जिसने देश भर में धमकी भरे 1100 मेल भेजे थे, जिसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर स्पष्ट किया है कि यह वह शख्स नहीं है जिसने भोपाल में मेल भेजे थे। वो दिल्ली पुलिस ने जिसको पकड़ा है वो अपने वाला व्यक्ति नहीं है जो भोपाल में धमकियाँ दे रहा है, मतलब जो भोपाल में जो झूठी खबरें दे रहा है वो कोई अन्य व्यक्ति है। कर्नाटक के मैसूर का श्रीनिवास ऐसे ही बम से धमाके करने के मेल कई राज्यों को भेजकर सनसनी फैला चुका है, लेकिन भोपाल के संभाग कमिश्नर कार्यालय, नापतोल विभाग, अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी, मंत्रालय समेत कई विभागों को धमकी देने वाला शख्स अब तक नहीं पकड़ाया। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है और उसको भी हम लगे हुए हैं उसके पीछे। नहीं, अभी लोकेशन तो नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि हम भी जल्दी पकड़ लेंगे। भोपाल के संस्थानों को आए मेल तमिलनाडु से भेजे गए बताए जा रहे हैं। छानबीन में सामने आया कि आरोपी ने मेल भेजने के लिए VPN सिस्टम का इस्तेमाल किया था। VPN सिस्टम से मेल भेजने वाले का IP एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपराधी पुलिस से भी 2 कदम आगे है। देखना होगा कि इस आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक टकराव सामने आया है। 237 डीम्ड मंजूरियों को लेकर एक बार फिर 2 बड़े अधिकारियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जबकि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट और NGT में लंबित है। पर्यावरण विभाग के ACS अशोक वर्णवाल ने 27 मार्च को एक पत्र जारी कर साल 2025 में दी गई 237 डिम्ड मंजूरियों को सही ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन मामलों को सामान्य परियोजनाओं की तरह टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद सिया के चेयरमैन शिव नारायण चौहान ने इस आदेश को लेकर आपत्ति जता दी है। सिया चेयरमैन SNS चौहान का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद ऐसे आदेश देना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे कि जानबूझकर बैठकों में देरी कर माइनिंग लॉबी को फायदा पहुंचाया गया है। 237 परियोजनाओं को 2025 में डिम्ड मंजूरी दी गई थी। सिया के 45 दिन में फैसला नहीं देने पर इन्हें स्वीकृति मिल गई थी। सिया चेयरमैन शिवनारायण ने बैठकें नहीं बुलाने के आरोप लगाए थे।
शिवनारायण माइनिंग लॉबी को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया था। तत्कालीन पर्यावरण PS नवनीत कोठारी का ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में एनजीटी पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुका है और केंद्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच में जुटी है। वहीं पन्ना की 9 खदानों की मंजूरी भी एनजीटी ने गलत बताते हुए रद्द की थी। ऐसे में अब नए आदेश से विवाद और गहरा गया है। अब फिलहाल इस मामले को लेकर सिया की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इस मामले में जो आदेश है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है विवाद पर्यावरण विभाग और सिया के बीच में आज का ही लंबे समय का है। लेकिन फिलहाल अब ये जो आदेश जारी हुआ है इसके बाद सिया चेयरमैन का क्या कुछ कहना है, वो सिया के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के आदेश का कोई औचित्य नहीं है और जब मामला सबसे बड़ी अदालत में अभी विचाराधीन है तो ऐसे में इस तरह के आदेश जारी करके कोर्ट की अवमानना की जा रही है। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता। वाराणसी में आयोजित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा भी किया। साथ ही स्काउट फ्लोर डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणाली का उन्होंने अवलोकन भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। वाराणसी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली बारीकियों को समझा। इसके साथ ही GI टैग, ODOP उद्यम, कारोबार और निवेश में परस्पर सहयोग को लेकर दोनों ही राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा निवेशकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कई सुविधाएं दे रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए 1 रुपए में सरकार 30 एकड़ जमीन देगी। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे MOU करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे हैं। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। इस सम्मेलन में दोनों राज्यों के ODOP उत्पादों एवं GI टैग शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने, पर्यटन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने तथा MSME सेक्टर में साझा संभावनाओं को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। यह आयोजन दोनों राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज़, भोपाल।